हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरजीत मैम दक्ष एकेडमी लाडवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था संसद भवन के बारे में। संसद भवन के आर्किटेक्ट कौन थे, सिटिंग प्लान के बारे में हमने बात की थी और संसद भवन की वास्तुशैली के बारे में हमने बात की थी। आज भी मेरा टॉपिक संसद भवन से रिलेटेड है, लेकिन आज हम करेंगे संसद के अंग। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम आज 3 अंगों में से सिर्फ एक ही अंग करेंगे जिसको बोलते हैं राज्यसभा। सिर्फ राज्यसभा के बारे में, क्योंकि लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने आप में 2 बड़े टॉपिक हैं, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में उनको कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा राज्यसभा। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें बच्चों, राज्यसभा से पहले हम पार्लियामेंट के आर्टिकल जान लेते हैं। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट के बारे में जो दिए गए हैं आर्टिकल 79 में दिया गया है। बच्चों, ये 4-5 जो आर्टिकल हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में दिया गया है। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में दिया गया है, लोकसभा के बारे में 81 में दिया गया है एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 52 में दिया गया है। सबसे पहले तो ये 4 आर्टिकल आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है राज्यसभा के नाम के बारे में। राज्यसभा को क्या क्या नाम दिए गए हैं। सबसे पहले तो राज्यसभा को विशेषज्ञ सदन बोला जाता है, स्थायी हाउस बोला जाता है इसको, एंड हायर हाउस बोला जाता है, यानी कि उच्च सदन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषज्ञ सदन के बारे में। राज्यसभा को विशेषज्ञ का सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन चुन के भेजता है? उनको देखो बच्चों, हम लोग तो नहीं चुनते राज्यसभा के मेंबर्स को, हमारे द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर को चुन के भेजते हैं। यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? विशेषज्ञ का सदन भी बोला जाता है राज्यसभा को। नेक्स्ट है, राज्यसभा को स्थायी सदन बोला जाता है। स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस इसको बोलते हैं। परमानेंट हाउस इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकता। जैसे लोकसभा की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से, लेकिन राज्यसभा जो है ये रेगुलर चलती रहती है, इसको कभी भी राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, राज्यसभा को बोला जाता है हायर हाउस और लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस। ओके, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा के गठन के बारे में। ये जो 3 डेट्स हैं बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। ये जो डेट्स है आपने अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले राज्यसभा के गठन की अगर हम बात करें, राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। यानी कि आज़ादी के बाद हमारी पहली राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। उसके बाद नेक्स्ट है, गठन के बाद राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी कब? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की अपनी पहली बैठक हुई थी। उसके बाद बच्चों जो राज्यसभा है, राज्यसभा का पहले नाम राज्यसभा नहीं था, इसको राज्यसभा जो नाम है वो कब मिला था? और राज्यसभा से पहले इसको क्या नाम दिया गया था? राज्यसभा से पहले इसको बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे राज्यसभा को। इसको राज्यसभा नाम दिया गया था 23 अगस्त 1954 को, यानी कि 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा नाम दिया गया था। इससे पहले इसको बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों राज्यसभा की सीट्स के बारे में। राज्यसभा की जो सीट्स है, देखो राज्यसभा की सीट हुई चाहे लोकसभा की सीट्स हुई, ये कैसे अलॉट की जाती है? जनसंख्या के आधार पे। जिस स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा है उसको ज़्यादा सीट दी जाती है और जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है उसको कम सीट्स दी जाती है, चाहे राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की। और ये जो सीट्स है 1971 की जनसंख्या के आधार पे दी गई हैं सीट्स, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी सीट्स। तो राज्यसभा की अगर हम सीट बात करते हैं, सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है 31, क्योंकि जो यूपी है हमारा मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया का, इसलिए सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी कहाँ पे है? यूपी में है। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 19 सीट्स हैं एंड तमिलनाडु में 18 सीट्स हैं। बाकी जो है बच्चों आपकी बुक्स में है, तो वहाँ से आप कर सकते हो कि जैसे हमारे छोटे स्टेट है, जैसे पूर्वांचल के जो राज्य हैं वहाँ पे 1-1 सीट है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत
कम है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 250। ये मैक्सिमम पूछा है कि जो मैक्सिमम हो सकते हैं 250 है। अब जो ये 250 मेंबर है ये भी आगे डिवाइड हो जाते हैं। 250 में से 238 मेंबर्स ये तो निर्वाचित होते हैं यानी कि चुने जाते हैं, और जो 12 मेंबर है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ओके, तो 250 सीट्स में से 230 तो निर्वाचित होते हैं, 12 मेंबर जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति जो है 12 मेंबर को मनोनीत कैसे करता है, यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको अपनी मर्जी से नॉमिनेट नहीं करता, ये नहीं कि अपने नियर एंड डियर किसी को भी राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए। राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी पड़ती है, मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रपति इन 12 मेंबर्स को मनोनीत करता है। और ये जो 12 मेंबर होते हैं ये कौन होते हैं, ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और ये 4 फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं जो भी 12 मेंबर्स। इसमें से ये कला के हो सकते हैं, किसी साहित्यकार हो सकते हैं, समाज सेवा एंड विज्ञान, ये 4 फील्ड हैं, इनमें से हो सकते हैं जो 12 मेंबर। मतलब ये है कि ये कला में से भी हो सकते हैं, कला में से जैसे अगर हम चारों की बात करें 3-3 भी हो सकते हैं, 4-4 भी हो सकते हैं, या फिर किसी एक ही फील्ड में से साहित्य में से भी 12 के 12 हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस टाइम की सिचुएशन के, उस टाइम वो डिपेंड करता है उस टाइम पे। तो जो 12 मेंबर है 4 फील्ड में ये एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये तो थी बच्चों मैक्सिमम मेंबर के बारे में। अगर एट प्रेजेंट की बात करते हैं हम कि एट प्रेजेंट राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, एट प्रेजेंट जो है वो 245 है। 245 एट प्रेजेंट राज्यसभा के मेंबर हैं, और ये आगे डिवाइड है वैसे ही 233 एंड 12 तो मैंने आपको बता ही दिया। और जो 233 ये कौन होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों राज्यसभा के टाइम पीरियड के बारे में कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं, 6 ईयर्स तक चुने जाते हैं, यानी कि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल का होता है। उसके बाद बच्चों जो 6 साल का टाइम पीरियड है ये संविधान में नहीं दिया गया, संविधान में नहीं दिया गया। कैसे हम मान लेते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 6 साल का होता है। जैसे राज्यसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। राज्यसभा के मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। और हर 2 साल के बाद देखो, अब तो मैंने यहाँ पे कहा कि 6 ईयर है होता है इनका टाइम पीरियड, और यहाँ पे जो है 2 साल के बाद कितने मेंबर, 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। ये कौन से मेंबर होते हैं जिनके 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह 1/3 और नए मेंबर ले लिए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सपोज करो किसी स्टेट में 6 सीट्स हैं राज्यसभा की। जो 6 सीट हैं वो कैसे फिल होती हैं, ये 6 सीट फिल होंगी 2 + 2 + 2, 3 टाइम में इनको फिल किया जाता है। जैसे 2 अगर हम बात करें 2014 में 2 फिल कर ली है, 2016 में 2 हो गई है, एंड 2018 में 2, यानी कि इनका जो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है। तो आगे जो है वो रिटायर होके फिर 1/3 मेंबर नए ले लिए जाते हैं। इसलिए जो इनका टाइम पीरियड बनेगा वो कितना बनेगा, 6 ईयर बनेगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के अगर अध्यक्ष की बात करें बच्चों, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उसके बाद है राज्यसभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है। राज्यसभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है। उपाध्यक्ष का क्या काम होता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है अपनी सीट्स पे, तो राज्यसभा का कामकाज जो दे सकता है वो कौन देख सकता है, उपाध्यक्ष देख सकता है। और राज्यसभा के इस टाइम में जो उपाध्यक्ष है वो हरिवंश नारायण सिंह, ये करंट जीके में आ सकता है क्वेश्चन, हरिवंश
नारायण सिंह, ये राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं वो आप लोगों को पता ही है, इस टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है राज्यसभा के बच्चों क्वालिफिकेशन के बारे में। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं अक्सर एग्जाम में वो मैं आपको इम्पोर्टेंट कह के बता देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। योग्यताएं पूछी जाती है राज्यसभा के मेंबर्स की। राज्यसभा के मेंबर्स की आपको सिर्फ 2 जो क्वालिफिकेशन है, 2 योग्यताएं जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले तो एज, राज्यसभा के मेंबर की जो एज होनी चाहिए वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट है नागरिक, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो एज है वो मिनिमम 30 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। ये जो 2 क्वालिफिकेशन है बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी हुई है। बाकी जो आपने बुक्स में पढ़ा है कि जैसे वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, और जैसे उसकी मेंटल स्टेज है वो सही होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए, या फिर जो है जो राज्यसभा का मेंबर है वो किसी लाभ के पद पे ना हो। ये जो क्वालिफिकेशन छोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, संसद के ऊपर छोड़ दी गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो क्या दी गई है, 2 क्वालिफिकेशन दी गई है, एक एज के बारे में, दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये हुई क्वालिफिकेशन। उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं कितनी लैंग्वेज में अपनी स्पीच दे सकते हैं। राज्यसभा के मेंबर कितनी लैंग्वेजेस में अपनी स्पीच दे सकते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर जुलाई 2018 से राज्यसभा के मेंबर 22 भाषाओं में अपना भाषण दे सकते हैं। जुलाई 2018 से पहले राज्यसभा के मेंबर 17 लैंग्वेजेस में अपने स्पीच देते थे, अपना भाषण देते थे। लेकिन जुलाई 2018 में राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो 22 भाषाओं में अपने जो स्पीच है वो दे सकते हैं। अब जो ये 5 लैंग्वेज जोड़ी है जुलाई 2018 में, वो कौन कौन सी है, ये 5 आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, के SS एंड D। 5 लैंग्वेज है, आप ऐसे याद रख सकते हो के SS D, ठीक है। तो के कश्मीरी, कोंकणी एंड एस से होती है सिंधी, संथाली एंड डोगरी। ओके, तो जो नई लैंग्वेज जोड़ी गई हैं के SSD आप ऐसे याद रख सकते हो, कश्मीरी है, कोंकणी है, सिंधी है, संथाली है और डोगरी। 5 लैंग्वेज और जो जोड़ी गई। अब जो टोटल हो गई है वो लैंग्वेज कितनी हो गई है, 22। क्योंकि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो 22 भाषाओं में ही जो है राज्यसभा के मेंबर अपनी स्पीच दे सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की पावर्स, ठीक है। सबसे पहले पावर्स की अगर हम बात करें बच्चों, राज्यसभा को कुछ ऐसी पावर्स मिली हुई है जो लोकसभा को नहीं। मतलब ऐसी बात नहीं है यहाँ पे कि लोकसभा के पास पावर्स नहीं है, लोकसभा के पास अपनी काफ़ी पावर्स है, लेकिन राज्यसभा को कुछ ऐसी पावर्स दी गई है जो लोकसभा को नहीं दी गई। तो उन पावर्स की हम बात करेंगे। राज्यसभा के पावर्स में सबसे पहले आते हैं सभापति। सभापति यानी कि अध्यक्ष। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो क्वेश्चन ये आता है बच्चों एग्जाम में कि संसद का कौन सा अंग है कि उसका अध्यक्ष उसका मेंबर नहीं होता। ओके, जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका अध्यक्ष होता है, इसका सभापति होता है। ये जो पावर है सिर्फ राज्यसभा के पास है कि उसका अध्यक्ष उसका मेंबर नहीं है। फर्स्ट पावर हमारी ये है। ओके, सेकंड जो बात आती है, सेकंड पावर की अगर हम बात करें, कास्टिंग वोट।
कास्टिंग वोट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसको हिंदी में निर्णायक मत बोलते हैं, निर्णायक मत। कास्टिंग वोट या निर्णायक मत वो पावर है राज्यसभा में किसके पास, उपराष्ट्रपति के पास। उपराष्ट्रपति के पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। कास्टिंग वोट क्या होता है बच्चों, जैसे राज्यसभा में कोई बिल या किसी प्रस्ताव के ऊपर पक्ष या विपक्ष दोनों की जो वोटिंग है सेम हो जाती है। ओके, राज्यसभा में किसी प्रस्ताव या बिल के ऊपर पक्ष की और विपक्ष की वोटिंग अगर होती है वो सेम वोटिंग होती है, यानी कि टाई हो जाती है। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है अपना जो वोट जिस पार्टी को देगा, पक्ष को देगा या फिर विपक्ष को देगा, उसे बोला जाता है निर्णायक मत या फिर कास्टिंग वोट। सेकंड पावर राज्यसभा की कास्टिंग वोट है। नंबर थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो हायर लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 बच्चों ये वो पावर है राज्यसभा के पास। आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग अगर राज्यसभा को लगता है कि स्टेट यानी कि राज्य सूची का कोई भी विषय राष्ट्रीय हित का है, यानी कि देश के हित के लिए है, तो राज्यसभा आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राज्य सूची पर कानून बना सकती है। और कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए राज्य सूची पे कानून बना सकती है। कौन, राज्यसभा। और ये जो पावर है वो किसके पास है, राज्यसभा के। क्योंकि जो सूचियाँ होती है वो 3 तरह की सूचियाँ हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची के ऊपर संघ सरकार लेती है डिसीजन, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार लेती है, और समवर्ती सूची पे दोनों ले सकती है। तो जैसे संघ सूची राज्य सूची की यहाँ बात हो रही है, तो राज्य सूची के ऊपर डिसीजन को ले सकती है राज्यसभा, लेकिन वो विषय कैसा होना चाहिए, वो राष्ट्रीय महत्व का विषय होना चाहिए, और उसके ऊपर 1 साल के लिए जो कानून है बना सकती है। अगर लगता है कि 1 साल से ज़्यादा तो नेक्स्ट ईयर फिर उसको 1 साल में चेंज कर सकती है। तो थर्ड पावर ये हुई। नेक्स्ट है फोर्थ जो पावर है राज्यसभा की, आर्टिकल 312। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग जो राज्यसभा है नवीन अखिल भारतीय राज्यसभा जो है आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कर सकती है। यानी कि इस टाइम में जो है अखिल भारतीय सेवाएं हमारी कितनी है, 3 है, आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। तो यहाँ पे 3 तो पहली है। अगर राज्यसभा को लगता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की ज़रूरत है तो फोर्थ भी वो कर सकती है, इनके फोर्थ की भी वो नियुक्ति कर सकती है। ये पावर हुई हमारी राज्यसभा की 312 के अकॉर्डिंग। उसके बाद है नेक्स्ट है पावर नंबर 5। पावर नंबर 5 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 67B। आर्टिकल 67B के अकॉर्डिंग राज्यसभा जो है राष्ट्रपति को हटा सकती है। कैसे? 2/3 बहुमत से। और यहाँ पे भी जो है राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की अगर नियुक्ति करेगी, यहाँ पे भी बहुमत कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए यहाँ पे भी। और राज्यसभा जो है आर्टिकल 67B के अकॉर्डिंग अगर उपराष्ट्रपति को हटाना चाहे तो 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। और लोकसभा की इसमें सिर्फ सहमति मिलनी चाहिए राज्यसभा को, तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये भी पावर किसकी थी, राज्यसभा की। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, ये हुई राज्यसभा की पावर्स। नेक्स्ट है राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो कैसे समाप्त हो सकती है या कैसे समाप्त मानी जाए। राज्यसभा की मेंबरशिप जो है या सदस्यता की समाप्ति, सदस्यता की समाप्ति कैसे मानी जाती है राज्यसभा की जो मेंबरशिप है कि वो समाप्त हो गई है। सबसे पहले तो है कि अगर अपनी मर्जी से कोई मेंबर त्याग पत्र दे दे, किसे, उपराष्ट्रपति को। ओके,
तो राज्यसभा का कोई भी मेंबर अपनी मर्जी से त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। तो जिस मेंबर ने जो सीट खाली हुई है वहाँ पे उपचुनाव करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो गई है तो यहाँ पे भी उपचुनाव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी उपचुनाव होगा। थर्ड जो है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में रिपीट होती है। थर्ड जो है, अगर कोई भी राज्यसभा का मेंबर 60 डेज़, या तो एग्ज़ाम में आएगा 60 डेज़ या फिर आपके पास आएगा 2 मंथ, राज्यसभा का कोई भी मेंबर 60 डेज़ या फिर 2 मंथ तक बिना किसी नोटिस के एब्सेंट रहता है राज्यसभा में, तो उसकी जो है सदस्यता वो समाप्त हो जाती है। तो राज्यसभा की जो सदस्यता की समाप्ति कैसे? त्यागपत्र द्वारा, अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर कोई मेंबर 60 डेज़ या 2 मंथ तक बिना नोटिस के राज्यसभा में एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा राज्यसभा के बारे में आज का टॉपिक। आज हमने राज्यसभा के बारे में किया है। तो ये बच्चों मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं। बाकी जो राज्यसभा के बारे में आप बुक से रीड कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप बुक से नहीं करोगे पॉइंट्स को अच्छे से, तब तक जो टॉपिक है वो क्लियर अच्छे से नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लोकसभा। उसके बाद जो है हमने राज्यसभा भी कर लेंगे, लोकसभा भी कर लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी मैं आपको कि दोनों में क्या क्या अंतर है, किसके पास पावर ज़्यादा है, किसके पास पावर कम है। तो बच्चों अगर आपको मेरा लेक्चर, आज की मेरी क्लास आपकी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।